वेलकम टू अबरार इलेक्ट्रिकल वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। मैंने एक वीडियो अपलोड की है पार्ट 1, अब ये पार्ट 2। और इस पे जो सारी डायग्राम बनी है ये एक दफ़ा में मुझे नहीं करनी है, लेकिन मैंने बना दी है ताकि आपके सामने एक पूरी चीज़ रहे। आज हम सिर्फ डिस्कस करेंगे यहाँ पर ये केस 1 या फिगर नंबर 1। सिर्फ इसको मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, केस 1 फिगर 1। देखें, शुरू से मैं ये एक 2 बस बार सिस्टम को लेके चल रहा हूँ और इसको फिर हम ग्रेजुअली डेवलप करेंगे। और ये टॉपिक अब हमारा पावर स्विंग की तरफ नहीं जा रहा है, बल्कि ये अब हम जा रहे हैं फ्लेक्सिबल एसी ट्रांसमिशन सिस्टम्स और डिवाइसेस की तरफ कि वो क्यों ज़रूरत पड़ती है, उनको हम अभी किस शक्ल में इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और उसकी लेटेस्ट या मॉडर्न शक्ल क्या है, और उसकी जो है यूटिलिटी क्या है, एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, ये सारी चीज़ें, टाइप कितने हैं। तो ये 8 या 10 लेक्चर में कवर होगा। लेकिन मैंने पहले पार्ट 1 में बताया था कि हमें उसको में जाने से पहले टाइप तो मैं बता सकता था, लिख सकता था, और आपको पता भी है बहुत से सीरीज शंट, ये कैपेसिटर फलाना। लेकिन मैंने ये हिसाब लगाया कि अगर आपको बेसिक फंडामेंटल नॉलेज रिवाइज नहीं है तो फिर वो जो है बार बार उसको समझने में दिक्कत होगी। और अगर ये सारा समझ में जल्दी से आ गया 1 2 3 लेक्चर में या 2 लेक्चर में, तो इसके बाद जो है फिर आपके लिए कोई मसला नहीं होगा फैक्ट डिवाइसेस को समझने के लिए। तो इस तरह मैं इसको क्लासरूम अरेंजमेंट में करता हूँ ताकि मैं आपको पूरा ड्राइंग से समझा सकूँ। देखिए, अब ये एक जनरेटर है हमारे पास। मैंने 2 ग्रिड स्टेशन या सब स्टेशन शो कर दिए, एक ट्रांसमिशन लाइन शो कर दी। इस पर 100 एम्पियर करंट है, लोड पे 100 एम्पियर है, कोई और लोड नहीं है तो 100 एम्पियर यहाँ होगा। 100 एम्पियर है, 10 ओम मैंने इसका लाइन का रिएक्टेंस दे दिया। अब देखिए, फिर वही बेसिक फंडामेंटल में इक्वेशन पे आ गया जो कि मैंने पावर स्विंग में मैक्सिमम पावर ट्रांसमिटेड थ्रू द ट्रांसमिशन लाइन, इसीलिए मैं इतना ज़ोर दे रहा था कि ये इक्वेशन, अब देखें, ये आपकी हमारी जान नहीं छोड़ेगी। ये इक्वेशन पूरे पावर सिस्टम में हर जगह यही इक्वेशन देखें काम कर रही है। चाहे वो जनरेटर से आपको पावर ट्रांसमिट करनी हो तो डेल्टा एंगल का मसला आ गया, का मसला क्या बल्कि उसका रोल आ गया। इसी तरह अगर आपको ईएस और ईएस बढ़ाना है तो वो भी देखें वही रोल आ गया जनरेटर का, या और भी चीज़ें, ट्रांसफार्मर का कि वोल्टेज रेगुलेशन का। और फिर अगर आपको ये इसके अंदर आपको देखें कि इम्पीडेंस जो है वो भी यहाँ पर मौजूद है। मैंने एक्स लिख दिया, रिएक्टेंस ओनली ले लिया, रेजिस्टेंस को मैंने फ़िलहाल नेगलेक्ट कर दिया। अब इस फंडामेंटल इक्वेशन को, ये पावर की इक्वेशन है, इसको मैंने कई दफ़ा आपको बताया। इसी से वो पैराबोला वाला कर्व निकलता है, क्योंकि साइन डेल्टा पे पावर मैक्सिमम हो जाएगी। वही मैंने इसी से निकाला था, याद दहानी के लिए यहाँ पर बना देता हूँ। ये वाला कर्व देखिए, 90 डिग्री जब साइन होगा तो ये पी जो है मैक्सिमम हो जाएगा, ये डेल्टा एंगल है। तो जब 90 डिग्री एंगल हो जाएगा तो ये साइन डेल्टा 1 और ये पी मैक्सिमम हो जाएगा। तो इसकी एक और इक्वेशन की शक्ल निकलती है, पी इज इक्वल टू पी मैक्सिमम साइन डेल्टा, डेल्टा के हिसाब से वेरी होगा। ये भी मैंने आपको बताया था कि आमतौर पे यहाँ पर ऑपरेट करते हैं इस एंगल पे 30 डिग्री वगैरह पे, तो ये क्रिटिकल एंगल होता है ताकि जब लोड रिजेक्शन हो या लोड आ जाए अचानक तो दोनों केसेस में ट्रांजिएंट स्टेट स्टेबिलिटी या पावर सिस्टम की स्टेबिलिटी जो है वो स्टेबल कंडीशन में दोबारा वापस आ जाए, दोबारा सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाए। ये इसकी तमीद भी है और ये इससे ताल्लुक़ भी है इन सारी चीज़ों का। जब आप पूरी डिवाइसेस को पढ़ेंगे आप देखेंगे कि ये चीज़ जो है ना, ये कर ये फिर आखिर में दोबारा ये भी आपके सामने आएगा, और इक्वलिंग एंगल क्राइटेरिया भी आपके सामने आएगा। क्योंकि ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी जो फैक्ट डिवाइसेस हैं, ये ट्रांजिएंट स्टेट स्टेबिलिटी को भी इम्प्रूव करती हैं। ये वोल्टेज स्टेबिलिटी जो हमने पढ़ी उसको भी इम्प्रूव करती हैं। ये फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी जो हमने आपको पढ़ाई एक और लेक्चर में, उसको भी इम्प्रूव करती हैं। तो फैक्ट डिवाइसेस असल में सारी चीज़ों पे, ये डैम्पिंग ऑफ आइसोलेशन जो आपने पढ़ा और लेक्चर आपने देखा कि मैंने आपको बताया था कि पावर स्विंग में डैम्प होता है इनर्शिया की वजह से जनरेटर के, तो वो उसमें भी ये हेल्प करती हैं। तो इसलिए फैक्ट डिवाइसेस बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये बहुत पुरानी चीज़ नहीं है, 1991 से ही शुरू हुई और अभी कितना कोई ख़ास अरसा नहीं हुआ है। और यहाँ पर हमारे पाकिस्तान में तो अभी तक कहीं पर लगी नहीं है मेरी नॉलेज के मुताबिक। अभी कहीं लग रही हो इस वक्त तो वो मेरी नॉलेज में नहीं है। किसी को हो तो कमेंट में लिख करके मुझे बता देगा, तो फिर उनसे भी बातचीत करके और मालूमात ले लेंगे। आज का टॉपिक हमारा इस फिगर 1 तक महदूद है। इससे हम
अब हम इस इक्वेशन में पावर साइड पे उस तरह नहीं जा रहे जो हम जनरेटर पे के डिस्कशन करते थे, कि हम एंगल का डिस्कशन करते थे और हम यहाँ पर स्टेबिलिटी वगैरह आपको हमने एक्सप्लेन की और बताई। अब हम यहाँ पर दूसरी चीज़ पे जा रहे हैं कि ट्रांसमिशन लाइन में जो पावर है, अब हम उसको डेल्टा की बात नहीं कर रहे, क्योंकि अभी मैं जनरेटर की बात नहीं कर रहे। पहले मैंने आपको बताया था कि मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन जब हो रहा है जबकि साइन डेल्टा इज इक्वल टू 1, यानी डेल्टा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब हम उस एंगल पे उस एरिया में नहीं जा रहे, वो भी जाएंगे, हम फैक्ट के हवाले से जाएंगे वहाँ पर भी, लेकिन फ़िलहाल मैं बात ये कर रहा हूँ कि देखें ये जो पावर है, अगर इसको लाइन का रिएक्टेंस से मवाजना करें, कंपेयर करें, तो पावर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिएक्टेंस ऑफ द लाइन। यहाँ पर नीचे है ना, तो इसका मतलब पावर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एक्स, तो हम लिखेंगे 1/x, और x क्या है, x है लाइन का रिएक्टेंस, और ये p इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन डेल्टा। तो वो जो डेल्टा साइन डेल्टा वाला है इसको हम ज़रा बाद में डिस्कशन में लाएंगे। फ़िलहाल हम जो है फैक्ट डिवाइसेस के हवाले से इस वाले पे हमारा सारा स्ट्रेस होगा। इंटरेक्टिव बनाने का लेक्चर का मकसद ही है कि जैसे मैंने यहाँ पर अभी गोल एक लाल किस्म का एक सर्किल बना दिया, इसका मकसद ये है कि हमारा इम्पोर्टेंस या हमारा फोकस अब लाइन का रिएक्टेंस है। लाइन के रिएक्टेंस का मतलब ये है कि अगर बहुत सा बड़ा नेटवर्क है तो पूरे का जो इक्विवेलेंट रिएक्टेंस होगा उसकी बात हो रही होगी, दो होंगी तो दो की होगी। तो हम इस तरह से इसको आगे बढ़ाएंगे। अब सिर्फ और सिर्फ आप ये समझें कि जो पावर ट्रांसमिटेड थ्रू अ वन ग्रिड वन स्टेशन टू द अदर स्टेशन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द reactance of the reactance in between those two stations। ठीक है, एक तो ये थी ना कि ये एंगल पे डिपेंड करता है, बिटवीन द एंगल किसके, ई आर और ई एस के जो डेल्टा एंगल है। यहाँ पर देखे मैंने दोबारा याद दिलाने के लिए बनाया है, बहुत पहले से हम लोग इसको करते आए हैं, तो मैंने कहा कि ये बातचीत में आएगा तो इसको मैंने बना के रखा हुआ है। आई आर पावर फैक्टर है, वोल्टेज ड्रॉप ऐड किया, ई आर निकाला, ये सॉरी ये इसको सही कर लेते हैं, ये ई एस यहाँ लिख लें, सेंडिंग एंड वोल्टेज है, ये ई एस है, सेंडिंग एंड वोल्टेज हमने ऐड करके निकाला, और इसके दरमियान का एंगल। तो हमारा फोकस अब जो होगा, फिर हम आएंगे उस पर भी, वो भी ताल्लुक़ है फैक्ट डिवाइसेस से इस वाले पार्ट का, लेकिन अभी हम इस पार्ट पे जाएंगे। तो इसका नट शेल क्या निकला मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, इतना सा आप याद रखना है कि पावर फ्लो between the two stations is inversely proportional to the reactance between those two stations। अगर ज़्यादा है तो फिर वो 4, तो 2 तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 2 की बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर 2 ना हो, जितने भी हों, उन दोनों को दरमियान जब कंपेयर करेंगे तो हर जगह यही सूरत हाल होगी कि वो जो पावर फ्लो है दैट विल बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिएक्टेंस इन बिटवीन द बस बार्स या बसेस। तो ये बड़ी एक ख़ास एक इसका उसूल है जो कि आपको शुरू से मालूम है। हम इसको आज के लेक्चर को यहाँ तक रखेंगे, अगले वाले में हम केस 2 की तरफ जाएंगे, जिसके ऊपर के मैं आपको अभी तवज्जो नहीं दिला रहा हूँ, और फिर हम देखेंगे क्या फ़र्क हुआ, और फिर हम केस 3 की तरफ जाएंगे कि हमने क्या नतीजा निकाला, और फिर उसको देखेंगे हम कि किस तरीके से हम फैक्ट डिवाइस के ज़रिए या कन्वेंशनल मेथड जो अभी हैं उनको भी डिस्कस करेंगे, किस तरह हम इस लोड फ्लो को कंट्रोल करते हैं कि हमारी मर्ज़ी से लाइनों के ऊपर करंट जो है फ्लो हो, वो उसकी रिएक्टेंस से जो फ्लो हो रहा है वो तो हो, लेकिन हम किस तरह मैनोवर करें, मैनिपुलेट करें लाइन के रिएक्टेंसेस को, कि जो लोड फ्लो है वो हमारे कंट्रोल में आ जाए। क्योंकि ऑपरेशन क्या है, ऑपरेशन यही तो चीज़ है कि यू हैव टू कंट्रोल द लोड फ्लो, यू हैव टू कंट्रोल द वोल्टेज कि वो लिमिट में रहें, यू हैव टू कंट्रोल द फ्रीक्वेंसी ताकि वो भी लिमिट में रहे, यू हैव टू कंट्रोल द बस एंगल ताकि जनरेटर आउट ऑफ सिंक्रोनिज्म ना हो जाए, यू हैव टू कंट्रोल ऑल दोज पैरामीटर। आई मीन हाउ टू कंट्रोल में एक बहुत बड़ा हिस्सा इन फ्लेक्सिबल एसी ट्रांसमिशन सिस्टम और उनकी डिवाइसेस का है। तो ये आपको इसलिए बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान में हो ना हो, लेकिन ये जो है मिडिल ईस्ट में और नॉर्थ अमेरिका में और जर्मनी भी अब बच्चे जा रहे हैं स्टूडेंट हमारे, और ऑस्ट्रेलिया में भी मेरे स्टूडेंट हैं, वहाँ पर काम कर रहे हैं, यूटिलिटी कंपनीज़ में कर रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों में। 3-4 मेरे ख़ास स्टूडेंट जिनको मैंने प्रोजेक्ट भी कराया, NED में पढ़ाया भी, वो सब ऑस्ट्रेलिया में मौजूद हैं। तो उन सब से मुझे फ़ीडबैक मिलती है, मैं उनसे पूछता रहता हूँ कि तुम्हारे यहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो उनको बताता भी हूँ, लेकिन मैं उनसे भी सीखता हूँ। हमेशा याद रखें जूनियर लोगों के पास बड़ी नॉलेज होती है, फ्रेश,
और वो अगर आपको बताएं तो फिर आपको बहुत फ़ायदा होता है। तो इसके साथ ही इस लेक्चर को यहाँ पे ख़त्म करेंगे और मैं दूसरा लेक्चर, ये पार्ट 2 कहलाएगा। आप तरतीब से देखिएगा, जब पार्ट 2 आएगा, ये पार्ट 2 होगा, पार्ट 3 आएगा, 4 आएगा, उसके बाद हम टाइप ऑफ, फिर उस वक्त तक आप समझ ही चुके होंगे कि यार ये है क्या ड्रामा फैक्ट का, फ्लेक्सिबल एसी ट्रांसमिशन का है क्या मसला, पता चलेगा यार ये तो वही है पुरानी चीज़, वही नए पैकेज में पेश कर रहे हैं, लेकिन इम्प्रूव्ड क्वालिटी और इम्प्रूव्ड सिस्टम और इम्प्रूव्ड आइडियाज़ और इम्प्रूव टेक्नोलॉजी के साथ वही चीज़ होगी। तो इसको आप ध्यान में रखें इंशाल्लाह। इसको मेरा यही आपसे गुजारिश होती है कि हमेशा आप इसको सब्सक्राइब करें और शेयर करें जूनियर इंजीनियरों से ज़्यादा, क्या उनकी ज़रूरत है। अगर आपके घर में कोई भाई भतीजा बहन भाई छोटा है और वो इंजीनियरिंग में पढ़ रहा है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, अभी से बता दें ताकि वो जो है जब बड़ा होगा थोड़ा तो वो खुद ही उसको पढ़ लेगा और बाहर के मुल्कों में कामयाब रहेगा, जॉब जल्दी मिलेगी। जॉब हमारे इंजीनियरों को नहीं मिलती है इसी वजह से कि वो लेटेस्ट चीज़ें नहीं जानते हैं। मुझे कनाडा में भी जॉब मिली थी, मैंने अमेरिका में भी जॉब की, न्यूयॉर्क में, अपनी 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 जॉब की, अपनी फील्ड की। लेकिन मैंने कनाडा में नहीं की, मेरे यहाँ पर जॉब अच्छी थी, आई हैड टू कम बैक। कोई रीज़न थे पर्सनल भी, वालदैन भी बीमार थे बहुत, तो आई हैड टू कम बैक। लेकिन मुझे वहाँ पर भी जॉब टेक्निकली फील्ड में मिल गई थी बाकायदा। लेकिन उसकी वजह ये नहीं कि मैं कोई बड़ा काबिल हूँ, उसकी वजह ये है कि बस मालूमात रखें कि हाँ भाई जी वो जो है नायग्रा फॉल है, हाँ है, एफिल टावर है, हाँ है, देखा है या नहीं देखा है, नॉलेज हो, हाइट हो कितनी हो, पता हो, इस तरह की चीज़ें कि भाई एम्पायर स्टेट बिल्डिंग है, हाँ है। आप बोले मुंह ना देखें कि क्या कह रहा है यार ये एम्पायर स्टेट क्या कह रहा है। तो सिर्फ मेरे ये तबलीग और तलकीन है और तालीम है कि आप यू मस्ट बी अवेयर ऑफ द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। उसको आप कोई चैम्पियन आइंस्टाइन नहीं बनेंगे उसके, यू मस्ट बी अवेयर। इंटरव्यू लेने वाला बस इतना ही देखता है कि आपको मालूमात है, तो वो समझ जाता है कि यू आर ट्रेनेबल, और फिर वो आपको पिक करके ट्रेन कर देता है, फिर आप 15 दिन में वहाँ पर सिस्टम में काम करने लगते हैं। हमारे इंजीनियर देखें ना पाकिस्तान के कितने कामयाब हैं, इसलिए कि उनको ज़्यादातर चीज़ें मालूम होती हैं। ये बात है, हमारे यहाँ हर किस्म का काम कंपनी में लेते हैं ना, जैक ऑफ ऑल, तो बड़ा काम आता है बाहर। वो एक चीज़ की आप मास्टरी कर लें तो इंटरव्यू में फेल हो जाएंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया। जो मैं कह रहा हूँ प्लीज़ मेरी हेल्प करें, इसको सब्सक्राइब करें, फ्री चैनल दें, फ्री पढ़ा रहे हैं, तो इसका कुछ तो लोगों को फ़ायदा पहुँचे। थैंक यू वेरी मच। अभी मैं सोच रहा हूँ कि अब थोड़े दिनों के बाद मैं पॉडकास्ट और या जूम पे जो है ओपन वेबिनार शुरू कर दूँ इन सारे टॉपिक्स, मुख्तलिफ टॉपिक्स पे, ताकि वो बहुत बहुत से लोगों को मेरा मैसेज एक साथ पहुँच जाए और फ़ायदा हो जाए। थैंक यू वेरी मच। वो सारे फ्री होंगे वेबिनार और लेक्चर्स।